मेरा नाम है तैमूर अब्बास और हम हैं एसटी इन्फ्लुएंसर्स। थिंक ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हम लेकर आते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खूब नाम कमाया है और अब वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन लोगों की जिंदगी से मिलते हैं हमें सीखने के बहुत सारे मौके। अगर आप चाहते हैं इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठाना तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पसंदीदा वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल और मैं हूं डॉक्टर तैमूर, आपका होस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ताहिर, आपके जाने पहचाने जो दोस्त, जो मेहमान थे हमारे पिछली एपिसोड में भी। और उस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि स्वीडन के अंदर किस तरह की कंपनी आप ओपन कर सकते हैं और उस कंपनी को ओपन करने का तरीका क्या है। और उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि उन तीन तरह की जो कंपनीज थी उनमें फ़र्क क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप स्वीडन के अंदर अगर आप बहैसियत स्टूडेंट आते हैं तो किस तरह का कारोबार आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप मतलब लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन हम एक कॉमन ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे कि कौन से ऐसे कारोबार हैं जो कि आसान है, ये रिलेटिवली आसान कह लें, और हम उनको किस तरीके से शुरू कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या पिटफॉल्स हैं, क्या क्या आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। और हमारे पास जैसे कि फैसल भाई काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में, तो मैं जाऊंगा फैसल साहब की तरफ। जी फैसल, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका। और आपने काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा कर दी कि हमने जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टूडेंट आए हैं और बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो इससे हमारी जो डोमेन है वो छोटी होगी और बात को समझना और बताना आसान हो गया। उसमें मेरे लिए ये बड़ा इजी होगा कि हम जो बात करें वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू और स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट से करेंगे। अदरवाइज उसकी जो डोमेन आपने बिज़नेस करना है तो उसकी रेंज बहुत बड़ी है। तो हम सिर्फ जो स्कोप हमारा है वो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे। तो सबसे पहली मैं बात ये करूंगा कि वी कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो स्टूडेंट जो स्टार्ट करें वो मेरा ख्याल है कि ये एक अगर सामने रख के करें कि आप सारी चीजें एट अ टाइम नहीं कर सकते। आप कोई चीज सिलेक्ट करें, पहले गोल सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें आपका क्या है, उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर उस पर आप काम करें, बजाय इसके कि आप सारी चीजों में एट अ टाइम शमूलियत इख्तियार करें, पार्टिसिपेट करें और फिर आपसे कोई भी ना हो। तो सबसे पहली चीज ये है। अब मुख्तलिफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई माई सेल्फ केम हेयर इन स्वीडन एज अ स्टूडेंट एंड देन आई कन्वर्टेड टू बिजनेस। तो उसमें ये है कि आप पहला बिजनेस जो है वो ज्यादातर जो लोग, मैं आपको पास डाटा जो है या इर्द गिर्द के लोग हैं उनका डाटा आपको दे रहा हूँ, कोई एब्स्ट्रैक्ट डाटा नहीं है या कोई रिसर्च बेस नहीं है, ये जो हमारे इर्द गिर्द के हालात वाक़यात है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। पहली चीज ये है कि ग्रोसरी स्टोर मुख्तलिफ लोगों ने किया है सक्सेसफुल, उससे PR वगैरह लिया है, पासपोर्ट लिया है और अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। दूसरी पिज़्ज़ा शॉप्स कुछ मेरे दोस्तों ने बनाई हैं। उसके अलावा तीसरी थी टोबैको शॉप्स, मुख्तलिफ जगह पे जो है, ये भी काफ़ी स्वीडन में ट्रेंड है, जिसमें स्नूस जिसको कहते हैं या सिगरेट्स वगैरह हैं। और तीसरी आ गई, आपने टैक्सी वगैरह की अपनी कंपनी बना ली है और उसके अंदर आपने ड्राइवर रख के या खुद एज अ ड्राइवर काम करके अपनी कंपनी जो थी उसमें आपने काम किया और आपने PR की रिक्वायरमेंट को और बिजनेस वीज़े की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तीसरी इधर गोतनबर्ग और स्टॉकहोम में जो है उबर और बोल्ट का आपने अकाउंट बनाया, फिर आपने उसके साथ बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उससे जो आपको इनकम आएगी तो वो बिजनेस वीज़ा के लिए एनफ होती है समटाइम। तो ये भी एक बहुत सारे लोगों ने इस तरह भी बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट किया अपना स्टूडेंट वीज़ा। तो ग्रोसरी स्टोर जो है वो आप जब लेना है तो उसके लिए आप पहले अच्छे तरीके से उसकी जांच करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया है। और उसमें जो मेरी आपको सजेशन होगी कि आप कूप पे जाएं, इका पे जाएं, विलीज पे जाएं, लिडल पे जाएं, इन शॉप्स को आप विजिट करें, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, उन्होंने किस तरीके से उनके जो मुख्तलिफ रैक्स हैं उनको किस तरह मैनेज किया हुआ है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। और अगर फिर आप एनालाइज करें कि आपकी शॉप जो परचेज आप करने जा रहे हैं वो किस एरिया में है, फॉरेनर्स के एरिया में है या स्वीडिश एरिया में, अगर स्वीडिश एरिया में है तो फिर उनकी जो बाइंग बिहेवियर वो कैसा है, कौन सी प्रोडक्ट वो लेते हैं, यानी कि उसमें आपका जो बिल्ली
का फूड है या जो डॉग फूड है, इसका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर उधर बूढ़े लोग हैं तो वो क्या खाते हैं, ये उसके लिहाज से फिर आप अपनी जो परचेजिंग करेंगे, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है बाइंग में। उसके लिहाज से फिर आप उसका एक सिंपल बेंचमार्क आप ये रख लें, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा कि आप इक्का और विलीज और इनकी जो तरतीब है रैंक्स की वही आप कॉपी कर लें, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप खुद से रिसर्च करें और उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये अगर फॉरेनर का एरिया है तो जो आपके करीब भी फॉरेनर शॉप है दूसरे किसी सिटी में, तो उसको आप विजिट कर लें और देखें कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स या सेल किसकी ज्यादा हो रही है, उस लिहाज से आप भी मैनेज कर सकते हैं, तो उसको आप कर लें। परचेजिंग के वक्त आप ये कि थोड़ा सा वक्त उस शॉप पे आप खुद लगाएं, उन कस्टमर के साथ आप बातचीत करें या उनको देखें, और उसके बाद जो मैंने पहले भी एक मतलब बात कर चुका हूँ कि आपकी जो बैंक के जरिए, कार्ड के जरिए जो पेमेंट आती है, जो भी सेलर ऑफ द शॉप है उससे आप उसकी डिमांड करें कि वो आपको बैंक ट्रांजैक्शंस की जो एक पेज है या स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट दे जिसमें कस्टमर ने पे किया कार्ड के जरिए, तो उसको एनालाइज करें, उसको देखें कि पर डे कितनी थी वो सेल। तो उसके लिहाज से फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर पर डे सेल इतनी है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन लीव्स बदल में तकरीबन 35 से लेकर 20% तक होता है मुख्तलिफ का, और दूध में प्रॉफिट नहीं होता। तो उसकी जो सेल होगी उसमें फिर आप देखें, जो उसको वो आपको देगा दाग रिपोर्ट या जेड रिपोर्ट, उसको भी देखें, और जो बैंक से रिपोर्ट देगा वो भी देखें, उससे फिर आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। ये था ग्रोसरी स्टोर को आपने चलाना कैसे, परचेज कैसे करना, उस हवाले से आपको टिप्स। अच्छा, एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं कि ग्रोसरी स्टोर आप मतलब जो भी कोई किसी एरिया में आप ग्रोसरी स्टोर देखने जा रहे हैं, जैसे फैसल भाई ने कहा, बेहतर ये है कि आप कुछ अर्सा उनके साथ गुजारें, उनके साथ काम करें, और उनकी जो बिजनेस टैक्टिक्स है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, और उनकी जो देखें कि कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ें मांग रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे अक्सर ये होती है कि जो इक्का या विलीज हैं उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, और आप या हम जिस लेवल का अगर कोई कारोबार करना चाहेंगे तो वो उस स्केल पे नहीं होगा, उसका स्केल काफ़ी छोटा होगा। उस स्केल डाउन करने के अंदर आपको ये देखना है कि थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा चीज़ें आपकी आ जाए, और ज़्यादा चीज़ें ये ना हो कि आप गैर ज़रूरी चीज़ें सारी रख लें और आपके काम की चीज़ कोई भी ना हो। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड ऑफ्स हैं, या जिसका पहले एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये चीज़ें काफ़ी देखनी पड़ेंगी। जी, तो इसमें इससे रिलेटेड ही बात आ गई कि अब जो आप लीज मेटल बुटीक या ग्रोसरी स्टोर खरीद रहे हैं, तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप थी वो क्या थी। अगर तो वो इनफील्ड फिर्मा थी तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा, और यहाँ पे फिर आपको मसला होगा कि उसकी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप थी वो आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगा। आप अपनी सोल प्रोप्राइटर खरीदेंगे, उसको अपने नाम पे कराएंगे, तो उसमें जो कुछ डिसएडवांटेज है कि जिस तरह DHL सर्विस थी, तो वो तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नंबर पे थी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे तो नहीं थी। वो आप अगर अप्लाई करते हैं और आपके पीछे से क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने स्वीडन में जॉब नहीं की, तो सम टाइम वो प्रॉब्लम करते हैं, DHL आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह DB शंकर है या पोस्ट ऑफिस है, इस तरह फिर आपको जो टोबैको सेल करने की कम्यून की तरफ से परमिशन है, तो वो आप खुद से अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि इसमें यह है कि ट्रांसफर जो है उसकी चीजों का वो आपके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जो हांदल्स ब्लाग होगी तो आप क्या करेंगे, वो उसकी जो हांदल ब्लाग है या उसकी जो आक्सी ब्लाग है उसमें जो ओनर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नंबर जो है वो वही रहेगा, और उनकी जो DHL, पोस्टन और थोबक की जो परमिशंस थी वो उसी तरह उसी ऑर्गेनाइजेशन पे रहेंगी। उसमें जो मालक चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन नंबर वही है, लेकिन एज अ डेल अगर जिसको स्वीडिश में कहेंगे, या उसका जो को ओनर है वो चेंज हुआ है, तो वो आप चेंज हो जाएंगे, और उसकी जो परमिशंस है या जो भी इजाजतनामे है कम्यून की तरफ से, टैक्स ऑफिस की, वो सेम उसी ऑर्गेनाइजेशन पे रहेंगे। लेकिन उसमें ये चीजें तो रहेंगी, लेकिन उसमें हो सकता है कि कोई लोन हो या हिडन लायबिलिटी वो भी आप पे आ जाएगी, तो उसकी भी आपने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी। ये उसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजें साथ आ गई। सही। अच्छा, इसके अलावा एक तो होगी ग्रोसरी स्टोर, अब दूसरा कोई अगर बिजनेस जिसको हम डिस्कस करना चाहें। दूसरा, जिस तरह मैंने अर्ज की, पिज्जा शॉप है, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत पिज्जा बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ऐसा बंदा आप रख लें। इसमें जो मार्जिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, 50% तक मार्जिन है आपकी जो कॉस्ट है, और जो मार्जिन है फूड डिपार्टमेंट में ज्यादा है। यानी कि लीव्स मेटल की निस्बत इसमें अगर आपकी सेल उतनी है लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, जो फूड है, रेस्टोरेंट टाइप हो गया या पिज्जा शॉप है।
सही। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ होती है कि अक्सर लोग जो है ना ये रनिंग बिजनेस खरीदते हैं। रनिंग बिजनेस में ये होता है कि वो देखते हैं कि पिज़्ज़ा या कोई खाने पीने की जो आप कह लें कि छोटी फूड वैन है या कोई भी खाने से रिलेटेड आपने बिजनेस अगर लेना है तो वो अक्सर लोग रनिंग बिजनेस लेते हैं। और उस रनिंग बिजनेस के अंदर ये होता है कि सम टाइम उन्होंने फेक किया होता है अपनी सेल्स को। तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि जैसे फैसल साहब ने पहले बताया था कि आपको कार्ड पेमेंट देखनी है या स्विच देखनी है कि बैंक अकाउंट में वो कितनी आ रही है। और फिर उसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर उनके पास कैसे का रिकॉर्ड है तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं और उसके ट्रेंड्स क्या हैं। लेट्स सपोज कि अगर उनकी सेल ऐसी है कि वीकेंड के ऊपर बड़ी अच्छी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और बाकी वीक में रिलेटिवली कम है, तो शायद ये एक ठीक ट्रेंड है। लेकिन अगर पूरा वीक एक जैसी है तो उसमें नजर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पे वो डंडी मार रहे हैं। मतलब आपको सिचुएशनल ट्रेंड्स को देखना है और किस जगह पे वो बिजनेस है वो भी देखना है। जी, तो इस एपिसोड में हमने ये देखा कि आपको अगर ग्रोसरी स्टोर खोलना है तो आपको वो कैसे खोलना है, अगर पिज्जा शॉप करनी है। और एक और चीज हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि रफली आपको आपके पास पैसे कितने होने चाहिए अगर आपने ग्रोसरी स्टोर या पिज्जा शॉप करनी है। जी, इसमें सबसे पहले तो आपने उसका ना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि आपने वो खोलनी किस लिए। अगर तो बिजनेस वीजा लेना है स्टूडेंट से तो उसके लिए आपने देखना है कि आप सिंगल पर्सन है या आपकी फैमिली है और आपके बच्चे कितने हैं, तो फिर उस लिहाज से आप परचेज करेंगे। उसकी जो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका कम से कम जो प्रॉफिट है वो 1 लाख हो आफ्टर पेइंग ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस के बाद, जिसको ब्रूटो लोन कहते हैं। आपका हर चीज निकाल के 1 लाख कम से कम, ये मैं बता रहा हूँ, ये होना चाहिए प्रॉफिट उसका। तो अगर आपकी फैमिली है तो अगर आपकी वाइफ भी साथ है तो फिर 1.5 लाख होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो 25,000 होना चाहिए, यानी 25,000। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर 2 लाख होना चाहिए। तो फिर आप उस लिहाज से लेंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपने ऐसा बिजनेस लेना है जिसका साल का प्रॉफिट हर किस्म के टैक्स निकाल के, हर चीज निकाल के, जो आपको एज अ ओनर प्रॉफिट आए वो 2 लाख हो। तो ये है, ये 2 बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ अगर उन्होंने बिजनेस वीजा लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनकी ये रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिहाज से फिर आप बिजनेस देखेंगे कि जिसकी 2 लाख इनकम हो आफ्टर पेइंग ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, तो वो तकरीबन आपको 5 लाख से ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन है तो उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख क्राउन है। माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट में बता रहा हूँ क्योंकि आपने डेफिनेटली उसी पर्पज से लेना है। तो फिर 1 लाख प्रॉफिट वाला बिजनेस जो है वो आपको 2 से 3-4 लाख में मिल जाएगा। ऐसा कोई ना कोई पिज्जा शॉप या जिसका प्रॉफिट जो है वो मिनिमम आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस वो 1 लाख हो। तो ये आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी फैमिली साथ है तो आपकी जाहिर बात है माइग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तो फिर आपको ज्यादा कीमत वाला लेना पड़ेगा। अगर आप सिंगल पर्सन है फिर आपको कम लेना पड़ेगा। तो उस लिहाज से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा लेना है। जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर मैं एक दो और चीजें ऐड कर लूं कि ये जो फूड और उसका ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस के अलावा बहुत से लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर्स का या ऑनलाइन रिटेल का काम किया है। उसके अंदर वो चाइना से चीज़ें मंगवाते थे और यहाँ पर सेल करते हैं। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो थी वो ये है कि ब्लॉकेट पे बहुत से लोगों ने ऐसे किया कि वो यूज चीज़ों को परचेज करना और रीसेल करना। तो वो इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने वीज़ास लिए, बिजनेस वीज़ा, और मैं जानता हूँ उनको। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस चीज़ के अंदर अब काफ़ी सेचुरेशन आ गई है। जो ऑनलाइन रिटेल का काम है इसके अंदर काफ़ी सेचुरेशन आ गई है। और हर बंदा जो हम जिससे अगर बात करें कोई नया आइडिया सोच रहा हो, कहता है मोबाइल एक्सेसरीज। तो अगर आप एक ही डगर में सारे चलेंगे तो किसी का काम नहीं चलेगा। इसके लिए बेस्ट सजेशन यही होगी कि अगर किसी का इरादा है ऑनलाइन रिटेल का तो कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके कोई ऐसी प्रोडक्ट जो देखें कि अभी वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है या कोई नई चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसको लेके आए तो आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और उसके लिए सजेशन ये है कि अगर आपको अभी पाकिस्तान में है या आप इंडिया में या किसी भी जगह पे और स्वीडन आना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी CDON, इनकी स्वीडन की एक बड़ी वेबसाइट है, आप उसको देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फिंदिक को देखें,
वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सेल परचेज का। लेट्स सपोज अगर आप इन दो को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, कौन सी प्रोडक्ट्स टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स की सर्च से आता है, ये डिटेल आप देख लें तो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। और अब अमेजोन की स्वीडन के अंदर आ चुकी है। तो ये था सारा बिजनेसेस के बारे में। फैसल साहब, क्या ख्याल है कि अगर हम अगली एपिसोड में व्यूअर्स के लिए ये लेकर आए कि फेलियर, क्योंकि अभी तक हमने बात की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और बिजनेस शुरू करना है, हमें ये भी चीज़ देखनी है कि फेलियर कहाँ पे हो सकता है, किस तरह की गलतियां आप करके तो ना आपको वीज़ा मिले ना बिजनेस चले। तो क्यों ना हम अगली एपिसोड में इस पॉइंट को डिस्कस कर लें ब्रीफली, जिससे व्यूअर्स को फायदा होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन सोल्यूशन। तो आपने बहुत जो है दुखती हुई रात को पकड़ा कि आप लोगों को प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, उसको उसी का तदारक जो है जिसका जवाब अभी से किया जाए। तो इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन सोल्यूशन। हाँ, चैलेंज सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को देखने का, हमारे शोज को देखने का। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम आपके लिए अपना टाइम निकालते हैं। देखें, हम दोनों का रोज़ा है, तो बैठे हैं टाइम निकाल के आपके लिए। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि इंटेंशन हमारी ये है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकें, फैसला आपका होगा। हम नहीं चाहते कि हम आपको इन्फ्लुएंस करें गलत डायरेक्शन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, डिसीजन आपने करना है। हम ये नहीं चाहते कि आप समझें कि हम आपको डिसीजन भी दे रहे हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिसीजन टोटली आपका है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखें। इसके साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़, अगली एपिसोड तक के लिए।